नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 63 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके पॉलिटिकल साइंस की वर्कशीट है। तारीख है 8 दिसंबर 2020 और ये आपके चैप्टर नंबर 2 संघवाद की रिवीजन से संबंधित है। इससे पहले आप सत्ता की साझेदारी जो है वो कर चुके हो। अगर आपने वो अच्छे से किया बेटा तो आपको ये भी इजीली समझ में आज की वर्कशीट में आपको दिए गए हैं टोटल मिला के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमको करने हैं। चलो इन क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बेटा शक्तियों का बंटवारा या सत्ता का बंटवारा। कैसे? इसका उत्तर आप इस तरह से लिखोगे, केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। देखो इसमें केंद्र और राज्य जो है अपनी शक्तियां किसके साथ बांट रहे हैं? स्थानीय सरकारों के साथ, है ना। अपनी शक्तियां जो भी या सत्ता किसके साथ बांट रहे हैं? स्थानीय सरकारों के साथ। तो ये क्या कहलाएगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब अगला प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है न्यायपालिका। जो न्यायपालिका होती है वो संवैधानिक प्रावधान यानी संविधान के जो अंदर जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो भी प्रोसेस बताए गए हैं, उनकी देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अगर शक्तियों के बंटवारे को लेकर राज्य और केंद्र में कोई विवाद हो जाए तो उसमें फैसला वो इनके हिसाब से लेती है। किसके हिसाब से? संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के हिसाब से। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो सबसे पहले हम समझेंगे अवशिष्ट विषय किसे कहते हैं। इसके लिए इस बात को समझो बेटा, हमारा जो संविधान है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। ठीक है, जिसका जिक्र उन्होंने 3 सूचियों में किया। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय दर्ज हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? वेरी गुड, केंद्र सरकार के पास। ऐसी जो राज्य सूची है उसमें दर्ज सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास। और जो समवर्ती सूची है उसमें जितने भी विषय हैं उन पर दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, उस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। वो दूसरी बात है कि अगर दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। अब उसके बाद होता क्या है, कुछ ऐसे विषय हैं जिनका जिक्र ना तो राज्य सूची में है, ना संघ सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं अवशिष्ट विषय यानी कि बचे हुए विषय। तो बचे हुए विषयों पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। कौन बनाता है? केंद्र सरकार। अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। जैसे जिस समय संविधान बन रहा था उस समय कंप्यूटर का युग था नहीं, तो उस समय साइबर क्राइम जैसी स्थिति नहीं थी। तो अब वो जो साइबर क्राइम है वो उसका जिक्र जो है किसी में भी नहीं है, ना राज्य सूची में, ना संघ सूची में, ना समवर्ती सूची में। अब इस पर कानून कौन बनाएगा? साइबर कानून ऑब्वियसली केंद्र सरकार। चलो अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान का नाम लिखो। तो इसका उत्तर है नगर पालिका और नगर निगम। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, हमें स्थानीय सरकार की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर है पहला, बेहतर प्रशासन के लिए। दूसरा, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाने के लिए। ठीक है। तीसरा क्या है? अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर करने के लिए। उसका कारण क्या है कि जो देखो, जो सांसद होते हैं या एमएलए होते हैं उनके पास जो है बेटा बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, जिससे वो क्या हर क्षेत्र में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। तो जो स्थानीय सरकार होती है, जिसमें जो नगर पालिका हो गई या ग्राम पंचायत हो गई, वो जो होती है वहाँ के लोगों का ही उसके अंदर प्रतिनिधि होता है। ठीक है, आप देखो अब जो ग्राम प्रधान है वो कौन होता है? गांव का ही कोई व्यक्ति होता है जो चुनाव लड़ता है और जीतता है और जो गांव से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेवारी उसके पास होती है। तो लोग क्या करते हैं, उसके पास सीधे जाकर जो है अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और उनका जो निपटारा है वो स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे हैं। आप अपना जो क्या बोलते हैं इसे सपोर्ट मटेरियल आपको मिला हुआ है, उसमें जो स्थानीय सरकार का जो महत्व है उसी के पॉइंट इसमें भी आ जाएंगे। ठीक है, आवश्यकता और महत्व के जो बिंदु हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। थोड़ा सा भाषा का फर्क आता है, अगर आपको एक भी याद है तो आप दूसरे को उत्तर आराम से दे सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है? अभी मैंने आपको बताया था अच्छे से। वेरी गुड, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। ठीक है, कि रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को फिर से लिखिए।
पहला है कार्यपालिका के पास कानून बनाने की शक्ति है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये वाली चीज़ जो है गलत है। हमारे यहाँ कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? कानून कौन बनाता है? विधायिका। विधायिका में कौन आता है? संसद और राष्ट्रपति। संसद मतलब संसद में कौन कौन आते हैं जो कानून बनाते हैं? एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, मिलकर विधायिका बनाते हैं और जो कि जिनके पास कानून बनाने की शक्ति है। चलो अब आगे चलते हैं। रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान आपको भरना है। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा डैश अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई है। अनुसूची मतलब जो संविधान में दर्ज भाषाएं जिनको अनुसूची में दर्ज किया गया, ठीक है, उनको दर्ज किया गया संविधान में। तो ऐसी जो टोटल मिला के बेटा 22 भाषाएं, ठीक है, उनको अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। 22 भाषाएं। अब इसने कहा हिंदी के अलावा, तो इसका मतलब हिंदी के अलावा 21 और बचती हैं, तो यहाँ पे 21 आएगा ना कि 22। ठीक है, अगर कहते कि संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है, ठीक है, तो आप 22 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी के अलावा बोला है इसलिए आप एक कम करके लिखोगे क्योंकि हिंदी को जोड़ के 22 होगा। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो बेटा इस प्रश्न को करने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लो कि संघीय शासन व्यवस्था होती क्या है। देखो, जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं। आमतौर पर इस पर 2 स्तर की सरकारें होती हैं। ऊपर होती है केंद्र सरकार और उसके नीचे राज्य सरकार, और दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, जो ये दोनों ही जो है स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और अपने कार्यों के लिए ये जनता के प्रति जवाबदेह होती है। और ये जो संघीय शासन व्यवस्थाएं होती हैं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका क्या है कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना है ना। इसको हम कमिंग टुगेदर की पद्धति भी बोलते हैं, यानी साथ आकर संघ बनाने की पद्धति। इसके जो उदाहरण हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। अब संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है जिसमें बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है। इस वाला जो तरीका है उसको हम बोलते हैं सबको साथ लेकर चलने की पद्धति, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर वाली पद्धति। ठीक है, तो भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि जो प्रश्न नंबर 9 है उसका सही उत्तर स्पेन है, क्योंकि यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया किस पर आधारित है? साथ आकर संघ बनाने वाली पद्धति पर, है ना, यानी कमिंग टुगेदर पर। जबकि जो स्पेन है और भारत है वो कौन सी वाली पद्धति पर आधारित होते हैं? सबको साथ लेकर चलने वाली, यानी होल्डिंग टुगेदर वाली पद्धति पर। अब है प्रश्न नंबर 10। नीचे अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। अभिकथन ए है, सिंहली और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। कारण आर क्या दिया गया है? एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और बढ़ावा देगा। तो बेटा यहाँ पर जो है अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, और इसमें जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। बेटा ये जो प्रश्न था ये आपकी पिछली वर्कशीट में भी था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, आपको पता ही है ना कि जो सिंहली थे वो तमिलों के साथ भेदभाव करते थे, जिनके चलते इनके बीच में जो है अविश्वास हो गया, इनके बीच में संघर्ष उत्पन्न हो गए और जो संघर्ष आगे चल के गृह युद्ध के रूप में बदल गए। बेटा ये जो वर्कशीट अब ये कंप्लीट हो चुकी है, इसको अपनी कॉपी में कीजिए। अब आपकी परीक्षाओं में अधिक समय नहीं बचा है क्योंकि अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली कि परीक्षाएं कब होंगी, इसलिए यही माना जा रहा है कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो समय पर ही होंगी, मार्च में ही होंगी। तो अब आप मन लगा के पढ़ो ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। बाय बच्चों।